नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में आज होगी यूसीसी बिल पर चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बड़ी खबर, विधानसभा में पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। सीएम धामी ने रखा था यूसीसी बिल का प्रस्ताव। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तो देखिए, कल विधानसभा में इसे पेश किया गया था, आज इस पर चर्चा की जानी है और इस पर चर्चा के बाद इस बिल पर मुहर लग सकती है। बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। कानूनी अधिकार है। अरे अधिकार है, अरे अधिकार है नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में जिसको लिविंग रिलेशन में रहने में परेशानी है वो आके उत्तराखंड में एक कमरा ले लेगा, वो एफिडेविट दे देगा, यहां रह लेगा। मुझे तो उस बात का नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अरे आप भी अपनी बात बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रेस करेंगे या संसदीय कार्य मंत्री जी करेंगे। अब बाहर उत्तराखंड का नाम इस बात से जाना जाता है, भाई उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, देवभूमि है। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड अपने वातावरण के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड 12th तक की एजुकेशन, जो यहां की शिक्षा है, पूरे देश में उसके लिए जाना जाता है। लेकिन आज जब यूसीसी की प्रेस होगी, उसमें जब पत्रकार पूछेंगे और आप लिविंग रिलेशन में ये कहेंगे कि एफिडेविट देने के बाद यहां लिविंग रिलेशन में कोई भी रह सकता है, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो हमारे प्रदेश में जितने लोगों को लिविंग रिलेशन में कहीं रहना है, उत्तराखंड आके रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, सनातनी परंपरा की बात हम कर रहे हैं, धर्म की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात हम कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, उस सनातनी संस्कृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। आज हम पहाड़ की जो परंपरा है, उन परंपराओं को जिंदा करने में लगे हैं। जो हमारे सिख भाइयों की पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें जिंदा करने में लगे हुए हैं। आज हम भगवान श्री राम के त्याग और उनके समर्पण की बात, हम उसको जिंदा करना चाहते हैं कि भगवान राम सीता माता के बाद जब कहा कि यज्ञ होगा, यज्ञ में कोई जो अकेला व्यक्ति शादीशुदा नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए सोने की मूर्ति माता सीता की बनाकर, दोबारा शादी नहीं कर माता सीता की सोने की मूर्ति बनाकर उसको रखकर उस यज्ञ में भगवान राम ने यज्ञ किया। और आज हम जो है लिविंग रिलेशन में हम कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड रहिए, उसके बाद आप आजाद हैं। इसमें सोनू विकी टोनी करके ना नाम कलावा पहनेंगे, जो नाम बदल के रहते हैं लिविंग रिलेशन में, वो रुकेगा इसमें। ये देखिए, अब आप कहते हैं, आप विशेष समुदाय की बात करते हो, आप कहते हैं आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। अरे भैया आप सुनिए, माननीय सदस्य, आप लोग एक दूसरे को देखकर बात ना करें। मुझे लिविंग रिलेशन की जो बात कर रहे हैं, इसमें किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के एक दूसरे के साथ अगर वो अविवाहित हैं, रह सकते हैं, वैध है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड को जो देवभूमि कहा जाता है, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, जिसे हम जिंदा करने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इसको बैन करना चाहिए था, लिविंग रिलेशनशिप को ये बैन करना चाहिए था उत्तराखंड में। इस उत्तराखंड में ऐसी चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। लेकिन यूसीसी के नाम पर अब हमारी पहचान एक नई भी हो गई मंत्री जी। यूसीसी के नाम पर हमारी एक नई पहचान हो गई उत्तराखंड की। आप सही नाम दीजिए, आधार कार्ड एफिडेविट दीजिए, उत्तराखंड में आइए और लिविंग रिलेशन में रहिए। और उत्तराखंड में अन्य राज्यों के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनको हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप उसका जो रिकॉर्ड रख रहे हैं
उस रिकॉर्ड को आरटीआई में मांगेगा तो उस पर जो सामाजिक दृष्टि होगी उसको कौन, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और मैं दूसरी बात एक चीज और कहना चाहता हूं, कंक्लूड करिए। संविधान में जैसे कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि सिविल कोर्ट की बात जब भारत का संविधान बना था तब भी हुई थी। उस समय के नीति निर्माताओं ने, उस समय के संविधानकारों ने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो लागू किया था वो सही है। उन्होंने तब सोचा था कि देखिए चर्चा चल रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, देखिए अभी चर्चा जो है वो चल रही है और सबसे ज्यादा ये है कि आज क्योंकि ये चर्चा होगी और उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि ये पास हो जाएगा यूसीसी, जिसके बाद ये बिल बन जाएगा। हालांकि विरोध लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल, आज तीसरे दिन का सदन की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट के जितने मंत्री थे सभी लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष का बयान चारों सामने आता है कि उनका ये बयान है कि जो ड्राफ्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप प्रवर्तन समिति को सौंप दें, लेकिन वही सरकार आज इस बिल को पारित कर देगी। कल शाम 6:30 बजे तक सत्र चला और सत्र आहूत होने के बाद, समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के घोषणा भी करी थी और वित्त मंत्री का बयान भी आया था कि कल ये बिल पारित कर दिया जाएगा पूरे उत्तराखंड में, और पूरे उत्तराखंड एक इतिहास बनाएगा, एक नजीर बनाएगा पूरे भारत को लेकर के। एक चीज और है चारुल, कि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये यूसीसी बिल लागू किया जा रहा है, पारित किया जा रहा है, इसी की तर्ज पे अब अन्य राज्यों में भी इस तरीके के बिल पारित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जब यूसीसी बिल लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के भी बोल रहे हैं कि किसी भी जो सभी धर्मों के लोग एक समान भाव से रहे और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो उनको मिले। इस समय की अगर विधानसभा की अगर बात करें तो नियम 56 के तहत सवाल और जवाब चल रहे हैं, अभी भी कार्यवाही चल रही है विधानसभा की, और आज शाम तक इस बिल को पारित कर दिया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा आज से। इस समय पूरे भारत की निगाह उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हैशटैग आप देखिए तो लगातार मुख्यमंत्री नंबर 1 पे दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर रहे हैं। कई लोगों के बयान आए, प्रवीण तोगड़िया जी के बयान आते हैं, उत्तराखंड के कई नेताओं के बयान आते हैं, लेकिन कांग्रेस अब कल जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आज कांग्रेस सवाल और जवाब पे टिकी हुई है। कांग्रेस का भी लगभग समर्थन अब मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, हाँ अन्य दल जरूर है जो अभी विरोध कर रहे हैं, चाहे वो एक मुस्लिम वर्ग को लेकर के हो या अन्य जो दल है उत्तराखंड के जो लोकल दल है वो जरूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं अब सरकार आज इस बिल को पारित कर दे। बिल्कुल, विरोध के बीच चर्चा का दौर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में छापेमारी की गई है। पेड़ काटने और अवैध निर्माण के मामले में रेड हुई है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के आवास पर छापेमारी हुई है। आईएफएस अधिकारियों के आवास पर भी रेड हुई है। कुल 12 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। तो हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पूर्व मंत्री रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी की ओर से ये छापेमारी की गई है। बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत। और दरअसल देखिए, पेड़ कटवाना हो या फिर अवैध निर्माण हो, ये तमाम मामले हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब ऐसे में पूर्व मंत्री हरक सिंह के आवास पर छापेमारी। अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए कहा जा सकता है कि पहले भी मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, एक बड़ा मैसेज कि आप सरकार में रहें, आप कहीं पर भी रहें, अगर कहीं से भी शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल चारोल, आज जिस तरीके से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत के तमाम आवासों, करीब 12 ठिकाने ऐसे थे जहां पे ईडी ने छापेमारी करी और सुबह सुबह छापेमारी करी। राजधानी देहरादून का जो उनका कॉलेज है, पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप है, अगर बात करें चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, तो तमाम जो ठिकाने थे वहां पे ईडी ने कार्रवाई करी और छापेमारी करी। इसके अलावा अगर बात करें, करीब 12 आईएफएस अधिकारी थे जो ईडी के निशाने पे थे, टारगेट पे थे, और लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन आज ईडी की कार्रवाई हुई है, 12 जो आईएफएस अधिकारी है उनके भी ठिकानों पे छापेमारी की गई है। हरक सिंह के पीआरओ विजय यादव का कहना है कि हमें इस तरीके की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो बीजेपी सरकार इस तरीके। अनुज, रोकना चाहेंगे आपको, सीएम धामी इस वक्त बोल रहे हैं, सीधा सुनाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे यूसुसी पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड 2024 का प्रस्ताव आया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि यूसीसी मुस्लिम लोगों के हित में है, इससे धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि यूसीसी लागू होने से सभी कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। साथ ही कासमी ने सीएम धामी का आभार भी जताया। देश के अंदर एकता आएगी, अखंडता मजबूत होगी, सिमिलरिटी आएगी, भाईचारा मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी साधुवाद के और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक यूसीसी के ऊपर अपने वादे को पूरा किया। मैं समझता हूं जो लोग मुसलमानों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं वो उनकी नाकाम कोशिश है। उन्हें मुसलमानों में ऐसा भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। हमारी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर आपकी शादी, आपके निकाह वैसे ही होंगे जैसे होते आए हैं। आपकी कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा, आप महिलाओं का शोषण नहीं कर पाएंगे। मसूरी बार एसोसिएशन ने पर्यटकों से अवैध वसूली को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर पर्यटकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसे लेकर एसोसिएशन ने एसडीएम द्वारा सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द ही जनता के हित में कार्रवाई नहीं हुई तो मसूरी वासी और व्यापारी मार्च महीने में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नगर पालिका की जो प्रोजेक्ट जो एक मसूरी का बहुचर्चित पर्यटक स्थल है और उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके ये पर्यटक स्थल बनाया गया, लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि इस पर्यटक स्थल को निजी हाथों में प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया। और जब ठेकेदार को दे दिया गया तो वहाँ पर हमारे स्थानीय निवासियों द्वारा जब वहाँ जाया जाता है तो उनसे जो है प्रवेश शुल्क लिया जाता है 200 रुपये प्रति व्यक्ति, और गाड़ी का प्रवेश शुल्क 1000 रुपये लिया जाता है, पार्किंग शुल्क। और ये गाड़ी की पार्किंग जो है ये निजी नगर पालिका की जो पार्किंग है उस पर गाड़ी खड़ी की जाती है। हम इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करते हैं। पर्यटकों को लूटा जा रहा है, पर्यटक ठगा सा महसूस करते हैं, मसूरी की छवि खराब हो रही है, मसूरी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। उधर विकासनगर तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत रुद्रपुर के प्रधान देवराज सेमवाल ने कुछ लोगों पर सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोना नदी सहित ग्राम पंचायत में सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा किया, जिसे लेकर देहरादून के डीएम से कई बार शिकायत की गई, लेकिन हमेशा एक जनप्रतिनिधि की शिकायत को ठंडे बस्ते में डाला गया। इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे ग्राम सभा रुद्रपुर के अंदर अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो पास ही में है, ये दीवार दिख रही है नदी के पास, ये सब अवैध है। और इसका नाप जोप के लिए भी हमने प्रयास किया था, तहसील प्रशासन को भी सूचित किया था, उप जिलाधिकारी के संज्ञान में था, जिलाधिकारी के संज्ञान में था, लेकिन इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जब नहीं होती हैं तो फिर जनप्रतिनिधि भी साइलेंट बैठने का काम करते हैं,
क्योंकि कोई विश्वास नहीं हो पाता कि इस पे कोई उचित कार्रवाई हो। हरिद्वार से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति का 7वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन 40वीं पीएसी के सैनिक सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान शादीशुदा दंपतियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। दिवंगत हो चुके साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद थे। उन्होंने वैवाहिक जीवन की सालगिरह होने पर दंपतियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही दिवंगत हो चुके पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन बहुत सफल सम्मेलन है और इतनी संख्या में पुलिस पेंशनर्स का टर्नआउट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस मौसम में, ठंड के मौसम में, हमारे लेडीज़, बच्चे और बुज़ुर्ग हमारे साथी सब आए हैं। उनको मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और कई मुद्दे इसमें मेरे संज्ञान में लाए गए हैं, जैसे 4% रिजर्वेशन का जैसे आर्मी को दिया जाता है, तो हमारे माननीय विधायक श्री आदेश चौहान साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात हम लोग ने अनुरोध किया है। खबर लक्सर से है, जहां मौसम के मिजाज ने हरिद्वार के किसानों को परेशान कर दिया। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से गेहूं, सरसों और बरसीम की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। 2 दिन पहले क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की सरसों की फसल को तबाह कर दिया। न्यूज़ इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। मौसम ने करवट बदल ली है। जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में और आप देख सकते हैं यहाँ अभी 2 दिन पहले ओलावृष्टि से जो सरसों की फसल थी तबाह हो गई थी। अब लगातार जो बारिश हो रही है उससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ कुछ किसान भी हैं और कुछ किसान प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या आगे योजनाएं हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके। हाँ जी, आप गन्ना समिति के चेयरमैन भी हैं नागर जी। जिस तरह से पहले ओलावृष्टि हुई थी, लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा कि उन्हें सही तरीके से मुआवजा नहीं मिल पाया, लेकिन अब फिर दोबारा मौसम एक बार फिर अपना क्रूर रूप दिखा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। कितना नुकसान आप मानते हैं गन्ना और गेहूं की फसल और सरसों में? हमारे किसान की तो इस बार बहुत दुर्गति हो रही है। कुछ पर्वों का ऐसा प्रकोप हो रहा है कि पहले गन्ना नष्ट हो गया हमारे किसानों का। बहुत गन्ना हमारे किसानों का लगभग 70% नष्ट हुआ, 30% बच पाया। अब बारिश हो रही लगातार। अब सरसों जो थी परसों तरसों हमारे यहाँ इतना ओला पड़ा कि धरती सफेद कर दी और सरसों तो सारी छीत के नीचे डाल दी। सरसों में इतना, सरसों में ज़्यादा नुकसान सरसों में है। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव पोडोवाली है। मैं संजय पोडोवाली। ये तो पूरा गेहूं और गन्ना बेल्ट माना जाता है आपका क्षेत्र। हमारा जो है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र। वैसे गन्ने की जो फसल थी वो पूरी तरह से, पहले जो बारिश हुई थी बरसात में, वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। एक पोरी भी, मैं समझता हूँ मेरे यहाँ 40 बीघे गन्ना था, एक पोरी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मिल में डाल लिया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं बचा। तो ऐसे ही सभी किसानों के यहाँ गन्ने की पूरी तरह फसल नष्ट हो गई थी। उसके बावजूद किसान ने अपनी दोबारा खेत जोत कर सरसों की फसल तैयार की थी। और इस ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ कि ओलावृष्टि से जो सरसों की फसल थी वो भी पूरी तरह नष्ट हो गई। जो फसल तैयार होने को जा रही। और इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।